मैं शूझेन जिए की सबसे मर्सीफुल बुद्धिस्ट डिसाइपल मानी जाती हूँ। जब डीमंस का हमला हुआ तो मेरे सीनियर्स ने मुझसे कहा, जूनियर सिस्टर, अगर मैं नरक में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? तुम्हें अपने प्यार से उनका दिल जीतना चाहिए। मैंने अपने हाथ जोड़े, आंखें झुकाई और कहा, अमिताभा, सीनियर्स सही कह रहे हैं। मैं अभी इन सबको बुद्ध से मिलने भेजती हूँ ताकि बुद्ध खुद इनका मेकओवर कर सकें। ये कहकर मैंने अपनी बड़ी सी काशाए के अंदर से एक चीज निकाली, इस दुनिया के ब्लैक आयरन से बनी हुई 6 बैरल गैटलिंग गन। इसका नाम है 6 रूट्स ऑफ प्योरिटी पाइप। एक सेकंड में 3600 राउंड्स घूमती है, बड़े ही रहम के साथ दुनिया का उद्धार करती है। वो डीमंस मुझे बॉल्ड और गालियां देते हुए देखकर कांपने लगे। तुम इसे मर्सी कहती हो? मैंने स्माइल किया। जल्दी से आर्मर पियर्सिंग एक्सप्लोसिव बेल्ट्स लगा लो। बेनिफैक्टर्स, ये जन्म तो दुखों का सागर है। मैं तो बस आपको इससे आजाद करके जन्नत भेज रही हूँ। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। उस दिन मैंने फिजिक्स के दम पर 10 लाख डीमंस का अंतिम संस्कार कर दिया। मेरी गुड डीड्स की चमक ने तो भगवान की आंखें भी चौंधिया दी। जब मैं वापस गई तो एल्डर्स ने मुझसे कहा कि मैंने बहुत पाप किया है और मैं एक नन जैसी नहीं लगती। मैंने पलटकर डोंगफेंग मिसाइल जैसा रॉकेट लॉन्चर निकाल लिया। एल्डर, आप भटक गए हैं। फायर पावर ही जस्टिस है और कैलिबर ही सच्चाई है। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं आपको भी पर लगाने में मदद कर सकती हूँ। अमिताभा, एल्डर ने कहा, बोधिसत्वा का प्यार वाकई महान है। मेरी ही सोच छोटी रह गई थी। मैं बोर टेम्पल की सबसे फ्लॉप स्टूडेंट थी। इवैल्यूएशन वाले दिन डीमंस ने हमला कर दिया। मेरे सीनियर, जो इस दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिस्ट प्रोडिजी हैं, दीवार पर खड़े होकर मंत्रा पढ़ रहे थे। उन्होंने बड़े ही रहम से उन डीमंस से कहा जो हमारा दिमाग निकालकर खाने की कोशिश कर रहे थे, अपने हथियार डाल दो और बुदा बन जाओ। तुम डीमंस हो पर तुम्हारे अंदर भी अच्छाई है। अगर तुम पीछे मुड़ोगे तो मैं तुम्हें अपने प्यार से बदल दूंगा। नीचे खड़े डीमंस थोड़ी देर के लिए रुके और फिर और जोर से हंसने लगे। उन्होंने अपने बड़े बड़े मुंह खोले और हमारे प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़ने लगे। सीनियर के पीछे खड़े बाकी लोग इतने इमोशनल हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। सीनियर, वाकई में इसे कहते हैं नरक में खुद जाना। मैंने उस टूटे हुए बैरियर को देखा और एक ठंडी सांस भरी। क्या इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोग पागल हो गए हैं? जब एक हाई लेवल डीमन बैरियर तोड़ने ही वाला था, सीनियर के चेहरे पर एक सैक्रिफाइस वाली फीलिंग आई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं जैसे वह उन डीमंस को अपनी बलि देने के लिए तैयार हों। दुनिया को सुधारने के लिए मैं मरने को तैयार हूँ। ठीक उसी वक्त मैंने उन्हें लात मारकर साइड किया, अपनी फटी पुरानी काशाएं उठाई और अपने स्टोरेज बैग से एक सोने की चमकती हुई गैटलिंग गन निकाली जिस पर मंत्र लिखे हुए थे। मेरे सीनियर और बाकी सब हैरान रह गए। मैंने अपना एक पैर दीवार पर रखा और बड़े ही स्टाइल से वॉन सिंबल वाली बुलेट्स की चेन मशीन गन में सेट की। वो मेरी स्पेशल वेपन थी, आर्मर पियर्सिंग रेलिक बुलेट्स। नीचे खड़े हजारों डेमंस को देखकर मैंने स्माइल किया और गन को गर्म करने के लिए बैरल घुमाया। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आप सबका नसीब खराब है और आज खून खराबा होने वाला है। एक डीमन ने कहा, एनुन, इस डंडे से किसे डरा रही है? अमिताभा, दुखों का सागर अनंत है। पीछे मुड़ो और रोशनी देखो। नामो गटलिंग बोधिसत्वा। एक सेकंड में 3600 राउंड्स। रहम के साथ दुनिया का कल्याण। चलो सबके सब वेस्ट में स्टडी करने जाओ। गन से नीली आग निकलने लगी और वो मेटल का तूफान बन गई। वो हाई लेवल डीमन कुछ बोल भी नहीं पाया और मैंने उसके शरीर के चिथड़े उड़ा दिए। पीछे खड़े डीमंस तो ऐसे गिरने लगे जैसे कोई खेत में फसल काट रहा हो। हर जगह खून ही खून था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पुण्य +1+1+1 करके बढ़ रहे हैं। ये डीमंस का हमला नहीं था, ये तो चलता फिरता प्रमोशन था। दीवार के नीचे बिल्कुल शांति छा गई। पहले जो डेमंस का शोर था, अब वहाँ सिर्फ हवा के चलने और खाली कार्ट्रिज के जमीन पर गिरने की आवाज आ रही थी। मैंने गन के बैरल से निकलते हुए धुएं को फूंक मारी और बड़े ही रहम के साथ कहा, शुभ हो, कल्याण हो। लगता है सभी दोस्तों को ज्ञान मिल गया है और वो हेवन में बुद्धा के प्रवचन सुनने चले गए हैं। वहाँ मौत जैसी खामोशी थी। सीनियर जमीन से उठे और हर तरफ बिखरे हुए मांस के टुकड़े देखकर उनका चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने इतना बड़ा कत्लेआम किया, क्या तुम्हें इसके बुरे नतीजे से डर नहीं लगता? वो भी तो जान थी। मैंने मशीन गन अपने कंधे पर रखी और उन्हें घूर कर देखा। सीनियर, आप भटक गए हैं। भटक गया हूँ। तुमने उन्हें कीमा बना दिया। इसे तुम मर्सी कहती हो। ये जन्म दुखों का सागर है। वो डीमंस की राह पर भटककर लालच और गुस्से की आग में जल रहे थे। मैंने बस उन्हें इस गंदे शरीर से आजाद करके नए जन्म के लिए भेज दिया है। अगर ये मर्सी नहीं है तो और क्या है? इसे फिजिक्स के दम पर मोक्ष कहते हैं। सीनियर गुस्से से कांपने लगे। तुम गलत बात को सही ठहरा रही हो। बुद्ध के पावन घर में तुम जैसा जालिम कैसे रह सकता है? पास खड़ी एक जूनियर सिस्टर ने भी दबे पांव कहा, हाँ सिस्टर, उस डीमन की मरते वक्त की आंखें कितनी बेचारी लग रही थी। बेचारी? जब वो थोड़ी देर पहले तुम्हारा सर उखाड़कर फुटबॉल खेलने वाला था तब वो बेचारा नहीं था। मैंने सबकी तरफ देखा और कहा, सब बराबर है। इसका मतलब है कि मेरी गन की रेंज में आने वाला हर कोई बराबर है। अगर किसी को एतराज है तो वो आगे आकर मेरे इस वेपन के साथ बहस कर सकता है। मैंने उस गर्म गन बैरल पर हाथ थपथपाया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की, क्योंकि कोई भी इतने पास से 6 रूट्स ऑफ प्योरिटी पाइप से लॉजिक नहीं सीखना चाहता था। डीमंस के जाने के बाद मैं बोर टेम्पल का सबसे बड़ा धब्बा बन गई। डिसिप्लिन हॉल में एल्डर अपनी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए दुख के साथ मुझे देखने लगे। फनियन, माना कि तुमने दुश्मन को भगाया, पर यह तरीका बहुत ही भयानक था। एल्डर, मैंने तो महान अग्नि विद्या का फिजिक्स चैप्टर इस्तेमाल किया है, जिसका मकसद है फायर पावर से सबका उद्धार करना। तुम्हारे वेपन में बहुत ज्यादा कत्ल करने की भूख है। वो भूख नहीं है, वो तो बस डेमंस को मेरी बात समझाने की एक पावर है। तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत गुस्सा और दुश्मनी बाकी है। आश्रम में रहोगी तो शैतान बन जाओगी। खैर, बाहर की दुनिया में ग्रेट जो डायनेस्टी में आजकल बहुत राक्षस परेशान कर रहे हैं। वहाँ के राजा ने मदद मांगी है, तुम वहाँ जाओ, दुनिया घूमो, थोड़ा सब्र सीखो और याद
याद रखना, एक नन का काम रहम करना है, बात बात पर सबको ऊपर भेजना नहीं। मैंने वो लेटर लिया और मन ही मन खुश हुई। आश्रम के सारे डीमंस तो खत्म हो गए थे। मैं परेशान थी कि नए वेपन्स खरीदने के लिए पुण्य कहां से कमाऊं। मेरे सिस्टम में संतु घर वापसी नाम का जो RPG रॉकेट लॉन्चर है, उस पर मेरी नजर कब से थी। एल्डर फिक्र मत कीजिए, मैं जाऊंगी और उन राक्षसों को बुद्ध का गर्मा गर्म प्यार दिखाऊंगी। ग्रेट जो डायनेस्टी के महल में जैसे ही मैंने कदम रखा, मुझे एक तेज फॉक्स जैसी बदबू आई। राजा का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और आंखें ढांसी हुई थीं। देखकर ही लग रहा था कि किसी ने उनकी पूरी एनर्जी निचोड़ ली है। उनकी बाहों में एक लड़की चिपकी हुई थी जिसने बहुत पतले कपड़े पहने थे और उसकी आंखें नशीली थीं। मुझे अपनी तीसरी आंख खोलने की जरूरत नहीं थी। मैं समझ गई कि ये हजारों साल पुरानी फॉक्स है। क्या तुम बोर टेम्पल से आई हुई महान नन हो? मेरा नाम फनियन है और मेरा टाइटल फिजिक्स है। फिजिक्स? ये कैसा नाम है? ज्यादा सवाल मत कीजिए महाराज, मुझे महल में शैतानी ताकत की बू आ रही है। मैं आपकी परेशानी दूर करने आई हूँ। वो फॉक्स हंसी और राजा के सीने से सर उठाकर बोली, कितनी सुंदर नन है। आप किसे शैतान कह रही हैं? मैं तो महाराज के दिल के बहुत करीब हूँ। कहते हुए उसने जानबूझकर एम्परर के सीने पर सर रगड़ा। एम्परर का दिल तो जैसे पिघल ही गया। उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर गुस्से में चिल्लाया, होश में आ ए नन, रोएर मेरी सबसे प्यारी रानी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उस पर इल्जाम लगाने की? मैंने तुझे यहाँ भूत प्रेत भगाने के लिए बुलाया था, मेरी रानी को निशाना बनाने के लिए नहीं। मैंने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। वाह भाई, ये तो एक नंबर का लैला मजनू निकला। दिमाग तो जैसे घुटनों में है। महाशय, अगर आप जिद पर ही अड़े हैं तो फिर मुझे ही आपका दिमाग ठीक करना पड़ेगा। मैंने अपनी आस्तीन से एक हैंड ग्रेनेड निकाला जो कि मेरा असली धार्मिक हथियार था, यानी पाल्म साइज्ड ब्लास्ट। महाराज देखिए, ये क्या है? ये क्या चीज है? इतना चमक रहा है, क्या ये कोई भगवान का चमत्कार है? बिल्कुल, इसका नाम है अमितबा बूम, जो हर तरह के इश्क विश्क के भूत उतारने के काम आता है। मेरी बात खत्म होते ही मैंने उसे हवा में उछाल दिया। ग्रेनेड ने एक परफेक्ट कर्व बनाया और सीधा दरबार के पिलर के नीचे जा गिरा। एक बहुत जोर का धमाका हुआ। पूरा महल 3 बार कांप उठा और वो सोने का पिलर तो बीच से ही टूट गया। राजा का तख्त आधा धंस गया। जब धुआं छटा तो राजा धूल से लथपथ जमीन पर बैठा था। वो फॉक्स डीमन इतनी डर गई कि अपने असली रूप में आ गई। उसकी तीनों पूंछें बाहर निकल आई थीं और वो थर-थर कांप रही थी। सारे सिपाही तो बस देखते ही रह गए। महाराज, अब दिमाग ठीक हुआ। अगर अभी भी कसर बाकी है तो मेरे पास इसका अपग्रेड वर्जन भी है, द ग्रेट मेसी टैंक पियर्सर, जो हर बीमारी का इलाज है। राजा ने एक तरफ मुझे देखा और दूसरी तरफ अपनी उस बाल वाली रानी को और डर के मारे बेहोश हो गया। वो फॉक्स घुंघराते हुए मेरी तरफ झपटी। कमीनी नन, मैं तुझे मार डालूंगी। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी पीठ से एक शॉटगन निकाली जिसका नाम था ऑल बीइंग्स आर इक्वल स्प्रेडर। मैंने गन लॉर्ड की ओर कहा, शुभ चिंतक, लगता है तुम्हारा भगवान से मिलने का वक्त आ गया है। मैं अभी तुम्हें उनके पास भेजती हूँ। अब दरबार में बारूद और जले हुए मांस की बू फैली हुई थी। राजा को होश आया तो उसने जमीन पर उस बिना सर वाली लोमड़ी की लाश देखी और चीखने लगा, रोएर, मेरी रोएर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू इंसान थी या शैतान, तू मेरी सबसे प्यारी रानी थी। मैंने शॉटगन को देखा और फिर उस रोते हुए राजा को। मैंने अपना सर पीटा। महाराज, इंसान और डीमन का कोई मेल नहीं होता। वो लोगों का दिल खाती थी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। आप तो पाप में उसका साथ दे रहे थे। तुझे क्या पता, अगर उसने कुछ नौकरानियों को मार भी दिया तो क्या हुआ? ये तो उनका नसीब था। मेरे प्यार के लिए अगर कुछ लोग मर भी गए तो क्या बड़ी बात है? तू कैसी साध्वी है, इतनी पत्थर दिल। मुझे सुनकर बहुत घिन आई। ये है यहाँ का राजा, इसे कहते हैं आसमान का बेटा। लगता है इस एम्पायर का अंत अब करीब है। तभी बाहर से भागने की आवाज आई और एक पीले कपड़ों वाला नौजवान अंदर घुसा। उसके साथ कुछ बड़े बड़े तांत्रिक और वॉरियर्स भी थे। वो लिंगयुन स्वॉर्ड सेक्ट के लोग लग रहे थे। वो लड़का और कोई नहीं, देश का प्रिंस था। उसने जैसे ही जमीन पर उस मरी हुई लोमड़ी को देखा, उसे जैसे झटका लगा हो। वो घुटनों के बल गिर गया और चिल्लाकर बोला, मौसी, मौसी, आपको क्या हुआ? मेरे दिमाग में सवाल ही सवाल घूमने लगे। राजा की रानी प्रिंस की मौसी लगती है? इनका फैमिली ट्री तो बड़ा उलझा हुआ है। प्रिंस गुस्से में पागल हो गया। तूने मेरी मौसी को मारा। मैंने हाथ जोड़े और शांति से कहा, अमिताभ, मैंने सिर्फ एक डीमन का खात्मा किया है और वो तुम्हारे बाप की रानी थी। तुम उसे मौसी बुला रहे हो? क्या रिश्तों का सेंस नहीं है? तभी प्रिंस के पीछे खड़े एक वॉरियर ने आगे बढ़कर कहा, तुम कौन से मंदिर से हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये राज परिवार हमारे लिंगयुन सेक्ट की हिफाजत में है? मैंने आंख तक नहीं झपकाई। बैनरो टेम्पल, फैनियंग, हम्फ। तो तुम उस मंदिर की हो जहाँ लोग सिर्फ मंत्र रटते हैं। तुम बौद्ध लोग तो कहते हो कि सब पर दया करनी चाहिए। उस फॉक्स ने माना कि गलती की, पर उसने कोई बड़ा अनर्थ तो नहीं किया था ना? तुमने उसे इतनी बेरहमी से मार दिया। ये तो बिल्कुल बौद्ध धर्म के नाम पर धब्बा है। वही पुराना, वही घिसा पिटा, धार्मिक और मोरल भाषण। इन बड़े सेक्ट्स की नजरों में शैतानों के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं, खास करके अगर वो शैतान देखने में सुंदर हो। रही बात उन आम लोगों की जिन्हें वो शैतान खा जाते हैं, तो इनकी नजरों में वो कीड़े मकोड़े हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है। मैंने एक ठंडी सांस भरी और अपनी आस्तीन से अपनी वुडन फिश निकाली, लेकिन ये वाली थोड़ा अलग थी। इसका साइज काफी बड़ा था, रंग डार्क ग्रीन था और इस पर एक एमिंग साइट लगा हुआ था। दुनिया इसे RPG रॉकेट लॉन्चर कहती है, पर मेरी जुबान में ये मेरा पर्पल गोल्ड वुडन फिश था। लिंगयुन स्वॉर्ड सेक्ट है ना, डीमंस को बचाना है ना? मुझे लगता है कि तुम लोग भी डेमोनिक एनर्जी से पॉजेस्ड हो गए हो और तुम्हारी हालत काफी खराब है। अमिताभा, मेरी ये वुडन फिश उन लोगों की किस्मत लिखती है जो और ज्यादा जीना नहीं चाहते। पर्पल गोल्ड वुडन फिश जैसे कोई तूफानी बारिश हो, एक
लंबी आग की लपट छोड़ते हुए मेरी दया की मिसाइल सीधा प्रिंस और उन सेक्ट के चेलों की तरफ बढ़ी। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जो पूरे महल में गूंज उठा। छत उड़ गई और टाइल्स बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। जब धुआं साफ हुआ तो वो घमंडी प्रिंस और वॉरियर्स अब दीवार पर बनी किसी अजीब सी पेंटिंग की तरह चिपके हुए थे। ये है आरपीजी की ताकत। एब्सोल्यूट फायर पावर के सामने उनका फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज की प्रोटेक्शन ऑरा किसी कचरे के ढेर जैसा कमजोर था। उन्हें निपटाने के बाद मैं मुड़ी और महल से बाहर निकल गई। मैं पैलेस के ग्राउंड पर उतरी। पूरा महल तबाह हो चुका था और हर तरफ भगदड़ मची थी, पर मुझे निकलने की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि असली बड़ी मछली अभी आनी बाकी है। अगर लिंग युन स्वॉर्ड सेक्ट ने अपने चेले भेजे हैं तो पक्का कोई न कोई एल्डर या मास्टर भी आसपास ही होगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आसमान से एक गरजती हुई आवाज आई, कौन है वो डीमन जिसने मेरे लिंग युन स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्यों को नुकसान पहुंचाया? आसमान से एक सुनहरी रोशनी तेजी से आई और उसकी ताकत ने पूरे महल को घेर लिया। वो एक सफेद बालों वाला बूढ़ा था जो एक उड़ने वाली तलवार पर सवार था। उसने जब नीचे महल की हालत देखी तो गुस्से में उसकी दाढ़ी कांपने लगी। बहुत ही घटिया औरत, आज मैं भगवान के नाम पर तेरा अंत करूंगा। भगवान के नाम पर? जबकि ये बदकिस्मत राजा और सेक्ट खुद पाप कर रहे हैं, फिर भी सब यही बहाना बनाकर मुझे मारना चाहते हैं। इस दुनिया में बातों से काम नहीं चलता, सिर्फ ताकत से चलता है। मैंने एक ठंडी हंसी हंसी और अपने हाथ जोड़े। ए बूढ़ो, इतना ऊपर क्यों उड़ रहा है? क्या सीधा ऊपर भगवान के पास पहुंचना है? मेरे पीछे एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक विशाल 1000 हैंड गुआनियन की परछाई दिखने लगी। बूढ़ा थोड़ा ठिठका, उसकी आंखों में डर था। धार्मिक अवतार, तुमने तो दिव्य रूप धारण कर लिया है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उस अवतार के हजारों हाथों में कोई फूल या माला नहीं थी, बल्कि हर हाथ में एक काला पाइप यानी गन की नली थी। वो मेरा नया वेपन था, डुअल लिंक 35 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन। ये कैसा एवेटार है? नामो एंटी एयरक्राफ्ट गन बोधिसत्वा, 35 मिलीमीटर कैलिबर, 1500 राउंड्स पर मिनट। महाशय, आप बहुत ऊंचाई पर हैं, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इसलिए मैं आपको नीचे उतारने में मदद करती हूँ। सारी गन्स ने एक साथ फायर किया। गोलियों की बरसात ने उस बूढ़े के चारों तरफ के इलाके को घेर लिया। नहीं, ये नामुमकिन है। ये कौन सा गुप्त हथियार है? उसका गोल्डन कोर स्टेज का प्रोटेक्शन ऑरा उन मॉडर्न गोलियों के सामने 3 सेकंड भी नहीं टिक सका। बूढ़ा और उसकी तलवार के इतने चिथड़े उड़े कि वो राख बन गया। पूरे महल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। वो सिपाही जो मुझ पर हमला करने वाले थे, उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और जमीन पर गिरकर कांपने लगे। साधु साधु, लगता है लिंग युन स्वॉर्ड सेक्ट के दोस्त स्वर्ग जाने की बड़ी जल्दी में थे। आज के दिन ग्रेट जो एम्पायर की किस्मत बदल गई, क्योंकि राजा पागल हो गया, प्रिंस ब्लास्ट हो गया और सारा राजपाट खत्म हो गया। और मैं, बानरुओ टेम्पल की फैनिंग, इस पैलेस की लड़ाई के बाद रातों रात फेमस हो गई। गली गली में खबरें फैल गईं कि बानरुओ टेम्पल में एक ऐसी लड़की है जो न्यूक्लियर ब्लास्ट करती है, एक ऐसी सीक्रेट ताकत जिसे डोंग फेंग ईस्ट विंड कहा जाता है, जो दुश्मन का अंतिम संस्कार एक ही बार में कर देती है। जिस दिन मैं बानरुओ टेम्पल वापस आई, वहाँ के एबट सारे साधुओं के साथ गेट पर खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। लेकिन उनके चेहरे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी हीरो का स्वागत कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चलती फिरती गन पाउडर की फैक्ट्री का स्वागत कर रहे हो, जो कभी भी फट सकती है। फैनयिंग, तुम तो पैलेस में पुरानी दुश्मनी खत्म करने गई थी, पर तुमने पूरा पैलेस ही क्यों गिरा दिया? और ऊपर से लिंग युन सेक्ट के उस गोल्डन कोर एल्डर को भी मार दिया। एबट सर, एक सन्यासी कभी झूठ नहीं बोलता। वो एल्डर अपनी जिद पर अड़ा था और जबरदस्ती भगवान बनना चाहता था। मैंने तो बस अपने एंटी एयरक्राफ्ट बोधिसत्वा की मदद से उसे ऊपर पहुंचाने में थोड़ी लिफ्ट दी है, ताकि वो जल्दी स्वर्ग पहुंच सके। क्या ये एक नेक काम नहीं है? अब बॉर्ड का मुंह खुला का खुला रह गया। नेक काम? क्या तुम उस राख के ढेर को नेक काम कह रही हो? अभी एबट की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए। दर्जनों चमकती हुई तलवारें बिजली की तरह आसमान से नीचे आईं, जिनमें मौत की ठंडक थी। लिंग युन स्वॉर्ड सेक्ट बदला लेने आ गया था। सबसे आगे पर्पल कपड़ों में एक बंदा था जिसकी एनर्जी बहुत डरावनी थी। वो लिंग युन स्वॉर्ड सेक्ट का बॉस नेसन सोल स्टेज का मास्टर ली था। उसके पीछे सैकड़ों वॉरियर्स खड़े थे जो हमला करने के लिए तैयार थे। बानरुओ टेम्पल के बूढ़े, उस शैतान औरत को हमारे हवाले कर दो। मास्टर ली की आवाज इतनी जोर की थी कि मंदिर के बाहर लगे पत्थर के शेर भी टूटने लगे। तुमने मेरे प्यारे शिष्य को मारा, मेरे एल्डर को खत्म किया और मेरे सेक्ट की नींव हिला दी। अगर आज तुमने फैनिंग को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं इस पूरे मंदिर को खून से नहला दूंगा। एबट का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया और वो तुरंत आगे बढ़े। अमिताभ, मास्टर ली, पक्का कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी की ऐसी की तैसी। मास्टर ली ने अपनी तलवार से एक झटका दिया और मंदिर के सामने वाली पहाड़ी का आधा हिस्सा ही साफ कर दिया। आज या तो वो मरेगी या तुम सब मरे जाओगे। मंदिर के सारे साधु थर थर कांपने लगे। इस कल्टीवेशन की दुनिया में बुद्धिस्ट लोग काफी शांति प्रिय होते हैं और अक्सर दबकर रहते हैं। इन ताकतवर सोर्ड सेक्ट्स के सामने उनकी बोलती बंद हो जाती है। अपने दोस्तों को देखकर जो हमेशा सिर्फ मंत्र पढ़ते हैं और मुश्किल आने पर सरेंडर करने की सोचते हैं, मैंने एक ठंडी सांस भरी। लोग कहते हैं मैं नरक में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा, पर ये नरक बहुत छोटा है, इसलिए बेहतर है कि मैं इन सोर्ड सेक्ट वालों को ही वहां भेज दूं। मैंने एबट को साइड हटाया और मंदिर के गेट की तरफ बढ़ने लगी। मास्टर ली की डरावनी एनर्जी के सामने मैं एकदम शांत थी और अपने हाथ अपनी स्लीव्स में डाले हुए थे। मास्टर ली, इतना गुस्सा लिवर के लिए अच्छा नहीं होता। आपका वो एल्डर और शिष्य दोनों ही फट्टू थे। वो उस पागल राजा और डीमन फॉक्स का साथ दे रहे थे। मेरे हथियार से मरना तो उनका नसीब था। बड़ी जबान चलती है तेरी, मौत सर पर खड़ी है और अभी भी बकवास कर रही है। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि नासेंट सोल मास्टर का गुस्सा क्या होता है। फैनिंग, भागो, एबट चिल्लाए।
लेकिन मेरी डिक्शनरी में भागना वर्ड है ही नहीं। वहां सिर्फ एक ही चीज है, कैटरपिलर ट्रैक क्रशिंग सिस्टम। मैंने 99 मेन बैटल टैंक को सिस्टम से एक्सचेंज किया। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और जमीन कांप उठी। सबकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ी लोहे की मशीन प्रकट हो गई। वो सुनहरे रंग की थी, उस पर मंत्र लिखे हुए थे और उसकी कैनन को लोटस फ्लावर जैसा डिजाइन दिया गया था। इसका नाम था अनमूवेबल विजडम किंग लैंड क्रूजर। मैं उछलकर टैंक के अंदर बैठी। अमिताभा, शुभ चिंतक, आपकी तलवार काफी बड़ी है, पर मेरी कैनन की नली उससे कहीं ज्यादा मोटी है। चलो फायर करो। एक 125 मिलीमीटर की टैंक कैनन से एक भयानक गरज निकली। ये कोई मामूली गोला नहीं था, ये सिस्टम का बनाया हुआ ग्रेट पावर हेवन ड्रैगन आर्मर पियर्सिंग हाई एक्सप्लोसिव गोला था। वो 100 फुट लंबी सुनहरी तलवार इस गोले के सामने कांच की तरह चकनाचूर हो गई। गोला रुका नहीं और सीधा मास्टर ली के चेहरे की तरफ बढ़ा। ये क्या बला है? मास्टर ली के होश उड़ गए। उसने अपनी नैसेंट सोल की पूरी एनर्जी शील्ड एक्टिवेट कर दी और दर्जनों डिफेंसिव वेपन्स निकाल लिए। पर मॉडर्न इंडस्ट्री की ताकत के सामने ये सारी चमक धमक कागज के शेर जैसी थी। आसमान में एक छोटा सा मशरूम क्लाउड बन गया। मास्टर ली ब्लास्ट की वजह से 3 किलोमीटर पीछे जा गिरे और 7-8 पहाड़ियों को तोड़ते हुए कहीं रुके। अब वो जिंदा हैं या नहीं, किसी को नहीं पता। बाकी बचे हुए सैकड़ों वॉरियर्स टैंक की मशीन गन देखकर इतना डर गए कि अपनी तलवारें छोड़कर नंगे पैर भागने लगे। ये डीमन है, ये कोई बुद्धिस्ट पावर नहीं है, ये तो ब्लैक मैजिक है। मैं टैंक पर खड़ी उन्हें भागते हुए देख रही थी और लाउडस्पीकर पर चिल्लाई, ए दोस्तों, भाग क्यों रहे हो? इतनी दूर आए हो तो थोड़ा सुपर बॉम्ब खाकर जाओ ना, मेरे पास अभी और भी खतरनाक एम्यूनिशन बाकी है। बनरुओ टेम्पल के गेट पर मौत जैसा सन्नाटा था। एबट उस धुआं छोड़ते लोहे के पहाड़ को देख रहे थे और फिर दूर उस मास्टर ली को, जिसका अब कुछ पता नहीं था। फैन यिंग, क्या यह भी बुद्धिस्ट ज्ञान है? मैंने टैंक के लोहे पर थपथपी दी और कहा, बिल्कुल, ये अनमूवेबल विजडम किंग की सवारी है। इसका मतलब है कि हमारा ज्ञान इतना मजबूत है कि वो हर शैतानी ताकत को कुचल सकता है। एबट और बाकी सारे साधु बस हाँ में सर हिलाते रह गए। इस लड़ाई के बाद बनरुओ टेम्पल पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक ऐसी जगह बन गई जहां कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। सबको पता चल गया था कि यहाँ एक पागल नन रहती है जिसके पास सोने का लोहे वाला जानवर है जो एक शॉट में नेसेंट सोल मास्टर को उड़ा सकता है। एबट को डर लगने लगा कि कहीं मैं गुस्से में आसपास की सारी पहाड़ियां ही ना उड़ा दूं, इसलिए उन्होंने रात भर मीटिंग की और फैसला किया कि मुझे एक्सपीरियंस लेने के लिए बाहर भेजा जाए। कहने को तो ये दुनिया देखने का बहाना था, पर असलियत में वो कहना चाहते थे, बेटा, किसी और जगह जाकर तबाही मचाओ, हमें बख्श दो। इसलिए मुझे लॉन्गविटी सीक्रेट रियलम में भेज दिया गया। यहाँ सारे बड़े सेक्ट्स के टॉप डिसाइपल्स आए हुए थे ताकि वो शैतानों का शिकार करें और खजाना ढूंढें। मेरे लिए तो ये लेवल अप करने का सबसे बढ़िया मौका था। अंदर घुसते ही मुझे एक बहुत तेज ग्रीन टी की बदबू आई। एक वैली में एक खून प्यासा भेड़िया एक आम लकड़हारे की गर्दन दबाए हुए था। पास ही सफेद कपड़ों में कुछ लोग खड़े थे, पर कोई मदद नहीं कर रहा था। उनकी लीडर एक पिंक ड्रेस वाली लड़की थी जो बहुत मासूम दिख रही थी और उसकी आंखों में आंसू हैं। वो कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे बड़े सेक्ट मेडिसिन किंग वैली की होली मेडन सुकिंगरू है। वो लकड़हारा जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था और उन कल्टीवेटर्स से मदद मांग रहा था, पर सुकिंगरू ने अपने उन साथी डिसाइपल्स को रोक दिया जो तलवार निकालने ही वाले थे। रुक जाओ, इसे मत मारो। देखो, इस डेमन भेड़िए की टांग जख्मी है, पक्का इसे बहुत दर्द हो रहा होगा, इसीलिए ये लोगों पर हमला कर रहा है। हर जीव में आत्मा होती है और ये भी एक जान है। हम सिर्फ एक इंसान को बचाने के लिए इतने प्यारे भेड़िए को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकते हैं? वो लकड़हारा तो हैरान रह गया। भाई, अगर उसमें जान है तो मैं क्या मूली गाजर हूं? होली मेडन सही कह रही हैं, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसके साथ वालों ने कहा। मैं पैर के पीछे छुपी ये सब देख रही थी और गुस्से में मैंने अपनी 6 प्योर रूट्स वाली गन पकड़ ली। तो ये है वो लेजेंडरी सीन जहां दुश्मन अगर दिखने में क्यूट हो तो लोग सही गलत भूल जाते हैं। उस लकड़हारे की जान की कोई कीमत नहीं। जब भेदिया उसकी गर्दन तोड़ने ही वाला था, मैंने एक ठंडी सांस भरी और अपने सिस्टम स्पेस से 2 मीटर लंबी हैवी वेपन निकाली, बैरेट एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल। मैंने इसका प्यारा सा नाम रखा था हेवनली आई। मैं पहाड़ी पर लेट गई, गन सेट की और स्कोप के क्रॉस हेयर को उस भेड़िए के सर पर लॉक किया। दूरी 800 मीटर, हवा की रफ्तार लेवल 3, करेक्शन डन। जब सू किंगरू अभी भी आंसू बहाते हुए उस भेड़िए को अपना प्यार दिखा रही थी, तभी मैंने धीरे से कहा, अमिताभ, मैं तुम्हें थोड़ा दिमाग खोलने वाला तोहफा देती हूं। एक भारी ठड़ की आवाज वैली में गूंजी। 12.7 मिलीमीटर की गोली आवाज से 12.5 गुना तेज रफ्तार से हवा को चीरते हुए निकल गई।
अगले ही पल सुक्किंगरू के सामने उस प्यारे भेदिये का सर किसी फूटे हुए तरबूज की तरह उड़ गया। खून और मांस के चिथड़े सुक्किंगरू के चेहरे और कपधों पर जा गिरे, यहां तक कि हड्डी का एक टुकड़ा उसके खुले हुए मुंह में जा घुसा। सुक्किंगरू किसी जानवर की तरह चीखी और डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर गई। बाकी डिसाइपल्स भी इतने डर गए कि तलवारें निकालकर बस यहां वहां पागलों की तरह देखने लगे। कौन है? किसने हमला किया? लकरहारा किसी तरह बाहर निकला और पहाड़ी की तरफ सर झुकाकर बोला, धन्यवाद भगवान, मेरी जान बचाने के लिए बहुत शुक्रिया। और वो तुरंत वहां से भाग गया। मैंने अपनी राइफल उठाई और झादियों से बाहर आ गई। मेरे हाथ में वो अजीब सा वेपन था और मैं एकदम शांत थी। अमिताभ, मैं यहां से गुजर रही थी, देखा कि यह जानवर बहुत खतरनाक हो गया है, तो मैंने इसे एक उंगली से ठीक कर दिया। तुम कैसी निर्दयी नक्सली हो? होली मेडन ने कहा था कि वो जख्मी है, फिर भी तुमने उसे मार दिया। देखो तुमने होली मेडन का क्या हाल कर दिया। मैंने जमीन पर पड़ी उस खून से लथपथ सुकिंगरू को देखा और हंसी। निर्दयी? मैं तो बहुत दयावान हूं। इस भेद्ये ने 10 से 15 लोगों को खाया था, इसमें बहुत नफरत भरी थी। मैंने इसे मौत दी ताकि ये और पाप ना करे। रही बात तुम्हारी होली मेडन की, जिसे इंसान और जानवर में फर्क नहीं पता, वो होली मेडन नहीं, कोई अंधी लड़की लगती है। तेरी इतनी हिम्मत कि होली मेडन की तौहीन करे, मरने के लिए तैयार हो जा। मैंने तुरंत बैरेट घुमाई और उसका पिछला हिस्सा जोर से उसके चेहरे पर मारा। यह असली मेटल का झटका था। वो चिल्लाया और 10 से 15 फुट दूर जा गिरा। उसके सारे दांत टूट गए। दोस्तों, इतना गुस्सा मत करो। मेरी ये लाठी 25 किलो की है और घमंड तो ढाने के काम आती है। किसी और को लगता है कि मैं निर्दयी हूं, बोल दो, मैं उसे भी शांति दे दूंगी। बाकी डिसाइपल्स ने उस गण की नली देखी, फिर मरी हुई लोमड़ी और बेहोश होली मेडन को देखा और चुपचाप एक कदम पीछे हट गए। इसे कहते हैं डंडे के दम पर शांति फैलाना। मैंने भेदिये का स्टोन उठाया और निकल गई। कहते हैं ना कि बुरी खबर तेजी से फैलती है। कुछ ही घंटों में पूरे रियलम में खबर फैल गई कि मैंने भेदिये का सर उड़ा दिया और होली मेडन के डिसाइपल्स को पीटा है।